अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTH 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आज है लेक्चर नंबर 26, जिसका है पार्ट नंबर 2। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हमने हार्मोनिक मीन पढ़ना है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया, सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स जो मैं अपलोड करी हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा बिजी थी इसलिए अपलोड नहीं कर सकी। चलें, आप जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी। ओके जी, हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो हमने किया और एंटी लॉग और लॉग वगैरह भी लेना बताया मैंने आपको। हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ लेते हैं। द हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। यानी वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल है। आप अगर राइट करते हैं सम ऑफ एक्स यानी समेशन x बाय n राइट करते हैं, जो कि अरिथमेटिक मीन का आपके पास फार्मूला होता है, तो वो कह रहे हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है उल्टा देते हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, या 2/3 राइट किया हुआ है तो उसको राइट कर देंगे 3/2, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होता है। और अरिथमेटिक मीन का अगर मैं लूँ रेसिप्रोकल तो क्या होता है कि n बाय सम ऑफ x आ जाता है। लेकिन उससे कहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ का भी, यानी समेशन x राइट क्या होता है, तो x का जो रेसिप्रोकल आएगा वो क्या आएगा 1/x, यानी सम ऑफ x बाय n का अगर मैं उसकी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेती हूँ तो 1/x आता है। और पूरे अरिथमेटिक मीन का जब रेसिप्रोकल लेती हूँ n बाय सम ऑफ 1/x आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो सिंपल फार्मूला है, जब आपको बता चुकी हूँ। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती वो हमारा होता है रॉ डेटा के लिए। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है वो हमारा हो जाता है ग्रुप डेटा। तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी की बात हुई ही नहीं। तो ये था हमारा इन केस ऑफ रॉ डेटा फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन HM। इन केस ऑफ ग्रुप डेटा ग्रुप्ड इनटू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या राइट कर देंगे, जहाँ पर आपको पता है जैसे अरिथमेटिक मीन करते थे सम समेशन f(x) बाय n, या सम ऑफ समेशन, या सम मैं बोलती हूँ इसे समेशन भी बोलते हैं, इसे इस सिंबल को सिग्मा भी बोलते हैं। मैं सम बोलती हूँ तो समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो हम राइट करते थे सम ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय n, या फिर डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। आपको ये भी बताया था मैंने n इज इक्वल टू सम ऑफ f होता है, या सम f समेशन f होता है, दोनों इक्वल ही हैं, जो भी राइट कर लें आप। तो यहाँ देखें सिर्फ क्या राइट कर दिया, सेम वही फॉर्मूला। जब ग्रुप डेटा की बात आएगी तो आप फ्रीक्वेंसी का f पुट करेंगे, ठीक है। वेयर x रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट्स ऑफ द वेरियस क्लासेस। मिड पॉइंट आपको फाइंड करना बताया था, इंटरवल्स को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर जो x है, x किसकी बात कर रहा है, मिड पॉइंट्स की बात कर रहा है और रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ की, ठीक है ना। सबको सम अप जैसे करते हैं, हर वैल्यू की बात हो रही है। चलिए, इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है और आपके हैंडआउट्स में एक और भी एग्जांपल है जो कि इंक्लूडेड है। वो मैंने MS वर्ड फॉर्म में यानी उसको राइट किया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी जब बताऊंगी लास्ट में। तो पहले जो एग्जांपल्स गिवन हैं वो उसको देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, सपोज अ कार ट्रैवल्स 100 माइल्स विद 10 स्टॉप्स। 10 स्टॉप से करती है, यानी 10 स्टॉप्स हैं। ई स्टॉप आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 माइल्स। हर स्टॉप जो है वो 10 माइल्स का इंटरवल लेता है। सपोज दैट द स्पीड्स एट विच द कार ट्रैवल्स दीज 10 इंटरवल्स आर। अच्छा जी, ये जो 10 इंटरवल्स हैं वो तय करती है उसकी स्पीड क्या है। ये स्पीड गिवन है 30 है, 35, 40, 40, 45, 40, 50, 55, 55 एंड 30 माइल्स पर आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी एक और में इतने इतने स्पीड पर जाती है और कितने इंटरवल्स हैं 10। काउंट करें, ये 10 ही है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड विद विच द कार कैन ट्रैवल द टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 माइल्स। तो आपको 100 माइल्स का बताना है कि कितनी एवरेज स्पीड है इनमें से। ये जो गिवन है ना, स्पीड्स गिवन है, तो एवरेज स्पीड बतानी है कि एक कार 100 माइल्स ट्रैवल करने में, कवर करने में कितना टाइम यानी एवरेज स्पीड लगाती है। इफ़ वी फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 स्पीड्स, अगर हम सपोज करें, सिंपली मैं हार्मोनिक पे नहीं जाती, सिंपली इसका अरिथमेटिक मीन लेती हूँ, तो क्या होगा, इन सब वैल्यूज़ को सम अप करेंगे
यानी 30 प्लस 35 प्लस 40 एंड सो ऑन, यानी यहाँ 30 तक, डिवाइडेड बाय कितने इंटरवल्स हैं, 10 है, यानी काउंट करें नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं, 10 है, इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 42 माइल्स। तो क्या है 42, क्या हमारा है एवरेज के, किसी ने ये तो 30 किया है, इसने 35 किया, 40 45, यानी ज़्यादा ने एवरेज बताना है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उसने ट्रेवल किया है। लेकिन यहाँ तो 42 आ रहा है, तो ये तो एग्जैक्ट नहीं है आंसर हमारा। देखिए यहाँ तो कम कम भी दी हुई है, तो कैसे 42 बन सकता है। तो बट इफ वी स्टडी द प्रॉब्लम केयरफुली वी फाइंड दैट द अबव आंसर इज इनकरेक्ट, क्योंकि एवरेज देखें, किसी ने 30 35 40 40, सिर्फ 45 55 55 या फिर ये 50, 3 4 ये जो स्पीड्स हैं बस वो उसी में 42 की रेंज में आ रही हैं, बाकी तो कोई नहीं आती, तो ये एवरेज नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, बाय डेफिनेशन द एवरेज स्पीड इज द स्पीड विद विच द कार वुड हैव ट्रैवल्ड द 100 माइल डिस्टेंस इफ़ इट हैड मेंटेन्ड अ कांस्टेंट स्पीड। अगर इसी स्पीड से वो कंटिन्यू रखी, यानी उसने यही स्पीड कंटिन्यू रखी थ्रू आउट द 10 इंटरवल्स ऑफ 10 माइल्स ईच, यानी 10-10 मील फासला तय किया और 10 इंटरवल्स थे, और उसने अपनी जो स्पीड है वो सेम रखी, यानी एक ही स्पीड में चलती रही, तो एवरेज जो स्पीड है उसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डिवाइड कर दें उसने जितना टाइम लिया। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 100 माइल्स, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन विल बी कंप्यूटेड एज, अब आपके पास देखें इंटरवल से 10, आप इसको टेबल फॉर्म में राइट करें, इंटरवल से 10 डिस्टेंस था, सब ने कितना डिस्टेंस लिया 10 माइल्स का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना था 10 को डिवाइड कर दें टाइम से, ठीक है, तो ये देखें इस तरह से 30 माइल्स। अच्छा जी, ये उसने ना निकाला हुआ है, बल्कि स्पीड ये दिया है, स्पीड की मैंने ना फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले से ना आप टाइम का फार्मूला देखें, डिस्टेंस ट्रैवल टाइम टेकन, तो यहाँ पर स्पीड तो गिवन है ना, ये रही स्पीड हमारे पास, ये रही 30 35 40 40 45, ये 30 तक, ये सारी स्पीड्स गिवन है, आपको फार्मूला पता है। इस फॉर्मूले को राइट करने का पर्पस क्या है कि इसमें से मैं टाइम का फॉर्मूला निकाल लेती हूँ, टाइम वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें ये स्पीड यहाँ आकर देखें इधर डिवाइड हो जाएगी, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या गिवन है 10 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या गिवन है 30, तो 10 डिवाइडेड बाय 30 जो आंसर आ गया 0.333 आवर्स लेता है। इसी तरह से डिस्टेंस क्या है 10, यानी सब में 10 से डिवाइड हो, 10 डिवाइडेड बाय 35 आंसर आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 40 आंसर आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 40 अगेन आप ऐसे करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 45 एंड सो ऑन, आपके पास आ गया। टाइम टोटल टेकन लेना था, तो इन सब वैल्यूज़ को जो सम डिवाइड करने के बाद आंसर आया है, इन्हें सम अप करें तो आपके 2.4881 आवर्स आता है। टोटल डिस्टेंस जो हमारा था वो था 100 माइल्स का। अब इसको फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो कितना था 100 माइल्स डिवाइडेड बाय ऊपर फॉर्मूला के टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया 2.4881, तो डिवाइड करें तो 40 पॉइंट आपके पास 2 आ जाता है। तो हमारा पीछे क्या आंसर आया था देखें 42, जो कि इसके अकॉर्डिंग नहीं है, विच इज़ नॉट द सेम एज 42 माइल्स पर आवर। Let us now try the harmonic mean to find the average speed of the car. Suppose करें, अब हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन के ज़रिए हम किस तरह से थ्रू हार्मोनिक मीन अपना आंसर निकाल सकते हैं और क्या आता है। क्या हमारा आंसर ये जो हमने मैनुअली निकाला है आंसर, तो इसके हार्मोनिक मीन और इसका आंसर क्या इक्वल आता है, जिसके इक्वल आ जाएगा समझें आंसर करेक्ट है हमारा। चलिए, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n बाय सम ऑफ 1 बाय x वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, आई थिंक 10 है। वी हैव देखिए x वैल्यूज़ आपको जो स्पीड्स गिवन है, ठीक है, वो गिवन है। अब आपने क्या करना है, देखिए फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का n कितनी है 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाय x करना है। तो x तो वैल्यूज़ आपको गिवन है, जो वैल्यू स्पीड्स गिवन है, 1 बाय x 1 से डिवाइड करते जाएं, 1 डिवाइडेड बाय 30, 1 डिवाइडेड बाय 35, 1 डिवाइडेड बाय 40 एंड सो ऑन, डिवाइड करें, इन सब वैल्यूज़ को सम अप कर लें तो 0.2488 आता है। तो n क्या था 10 डिवाइडेड बाय 0.2488 आ गया, डिवाइड करें 40.2 आ रहा है मैनुअली जो किया था, देखें इक्वल आ गया 40.2।
तो यानी हमारा आंसर जो ये मैनुअली निकाला और हार्मोनिक मीन से ही ठीक निकला है. हैंस इट इज़ क्लियर दैट द हार्मोनिक मीन गिव्स द टोटली करेक्ट आंसर. The key question is when should we compute the harmonic mean of data set. हाँ जी, ये तो हमें पहले भी बताया गया है कि कब आपको अरिथमेटिक मीन यूज़ करना चाहिए, कब आपको हार्मोनिक मीन यूज़ करना चाहिए, कब आपको ज्योमेट्रिक मीन अप्रोप्रिएट होगा फाइंड करना, या कब कर सकते हैं आप. ठीक है, तो ये यहाँ पर रूल्स गिवन है आपको. ये रूल्स मैं दिखाने लगी हूँ, ये याद रखिएगा. ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, पेपर जो भी आपका होगा, बल्कि ये पूछा भी जाएगा कि कब आप हार्मोनिक मीन अप्रोप्रिएट होता है, कब अरिथमेटिक मीन अप्रोप्रिएट होता है, कब ज्योमेट्रिक मीन अप्रोप्रिएट होता है, एंड सो ऑन. यानी जो भी आपने फाइंड किया है. व्हेन वैल्यूज़ आर गिवन एज एक्स पर वाई, वेयर एक्स इज़ कांस्टेंट एंड वाई इज़ वेरिएबल, द हार्मोनिक मीन इज़ अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज़. अब यहाँ देखें, ऊपर जो मैंने एग्जांपल की थी, मैंने यहाँ से थोड़ा सा नोट्स के तौर पर यहाँ राइट किया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूँ. देखें, एक्स पर वाई यानी हमारा जो फार्मूला था, ऊपर जो फार्मूला हमारा गुजरा है, ये जो स्पीड वाला फार्मूला था हमारा, ये वाला. देखें, सपोज करें एक वैल्यू एक्स है यहाँ पर और दूसरी वैल्यू वाई है. तो देखें डिस्टेंस ट्रैवल दोनों का, देखें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल देखें सबका सेम है. क्या है, देखें 10 माइल्स 10 माइल्स, लेकिन टाइम टेकन सबका डिफरेंट है. यानी क्या है, एक्स सपोज करें ये मेरे पास एक्स है और ये वाई है. ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, अभी एग्जांपल का बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है. सपोज करें ये एक्स है और ये वाई है, यानी एक्स बाय वाई फॉर्म में आया है. और उसने कहा एक्स कांस्टेंट हो, यानी ये कांस्टेंट हो. देखें कांस्टेंट है सेम सेम, लेकिन ये वाई डिफरेंट है. ये देखें डिफरेंट आ रही है वैल्यू. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं, ये अप्रोप्रिएट होता है. मैंने जो राइट किया है यहाँ दिखाती हूँ. In the above example, speed is equal to distance by time. Speed is equal to x by y. मैंने वही राइट किया है. Where distance is equal to x, time is equal to y. Because speeds are different. ठीक है ना, तो स्पीड डिफरेंट है यानी सबकी, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 10 माइल्स का किया है. तो यानी एक x कांस्टेंट है और y चेंज हो रहा है, वेरिएबल है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन इज़ अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज़. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, मैंने यहाँ भी राइट किया हुआ है. देखें x क्या है, इन द अबव एग्जांपल द इंटरवल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट स्पीड्स इज कांस्टेंट, वी कैन से दैट x इज कांस्टेंट. यानी x चेंज नहीं हो रहा था, 10 माइल्स रहा था, तो x क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रहा. और यहाँ मैंने y लिखा है, द स्पीड्स आर चेंजिंग आफ्टर एवरी इंटरवल, सो वी कैन से दैट y इज़ वेरिएबल एंड चेंजिंग, यानी वेरिएबल है यानी चेंज हो रहा है. चलिए जी, नेक्स्ट रूल हमारा क्या आता है, व्हेन वैल्यूज आर गिवन एज एक्स पर वाई. जब वैल्यूज गिवन हो एक्स पर वाई यानी एक्स बाय वाई हो, वेयर वाई इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड एक्स इज वेरिएबल. क्या हो, वाई यानी आपका जो वाई है वो कांस्टेंट, यानी नीचे वाली वैल्यू जो टाइम टेकन था वो कांस्टेंट रहे, और x क्या हो, वेरिएबल, यानी x उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो था वो चेंज हो. यानी आप इसको ना उसी तरह से, यानी ऊपर जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाएं. इसमें क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इज़ अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज़. अब ज्योमेट्रिक कब यूज़ करते हैं, when relative changes in some variable quantity are to be averaged. ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन में दिखाया था, यानी आपके पास एवरेज आना शुरू हो जाती थी, यानी एक वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू होती थी वो प्रीवियस वैल्यू का एवरेज होती थी. अगर प्रीवियस पार्ट देखें जहाँ ज्योमेट्रिक मीन दिखाया था, तो वहाँ बताया भी था कि नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो प्रीवियस पार्ट की एवरेज वैल्यू होती है. तो वो यही बात बता रहा है, दैट ज्योमेट्रिक मीन इज़ द अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज़. Okay, we have already discussed the geometric and the harmonic means. Let us now try to understand rule number 1 with the help of an example. चलें जी, रूल नंबर 1 यानी हमारा रूल नंबर 1 है, जब x कांस्टेंट और y वेरिएबल हो तो हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं. तो ये रूल अप्लाई करने लगे हैं, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा. इफ़ 10 स्टूडेंट्स, देखें, हैव ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 20 में से उसने 10 मार्क्स लिए हैं. सपोज करें n मेरे पास है 10, ठीक है,
और ये सारे मार्क्स हैं। देन द एवरेज मार्क्स बाय द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं हम सारी, सपोज करें मैं अरिथमेटिक मीन, मैंने ये नहीं देखा कि आउट ऑफ में है यानी डिवाइडेड बाय में आ रहा है या किसी और चीज़ में आ रहा है, सिर्फ मैं सिंपल क्या है एवरेज फाइंड करनी है। तो मैं अभी फोकस कहाँ कर रही हूँ, मैं सबका अरिथमेटिक मीन ले लेती हूँ। तो मैं क्या करूँ, इन सब वैल्यूज़ को सम अप करूँगी, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ कितनी है 10, ठीक है। सम अप किया तो 110 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 किया तो 11 आ गया। अब यहाँ एवरेज देखें, ज़्यादा 11 है कोई, या तो उससे कम है या उससे ज़्यादा है। ज़्यादा तो मेरे ख्याल में ज़्यादा है, तो ये एवरेज नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को तो इग्नोर कर दिया 20 को। देखिए उसने कहा 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 20, यानी 10 आउट ऑफ 20, ठीक है ना, यानी 10 आउट ऑफ 20 में राइट करना है, यानी आउट ऑफ में बाय में आ रहा है। एक वैल्यू x है तो दूसरी क्या होगी y, यानी x बाय y में है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके जो टोटल है यानी नीचे वाली वैल्यू है, जैसा कि टाइम टेकन आपका कांस्टेंट रहे, तो क्या है नीचे वाली वैल्यू जो 20 है ना वो कांस्टेंट रहेगी सब में। उन्होंने डिफरेंट मार्क्स देखो 13 आउट ऑफ 20 लिए हैं, 11 आउट ऑफ 20 लिए हैं, 9 आउट ऑफ 20 लिए हैं, 6 आउट ऑफ 20 लिए हैं। नीचे वाली वैल्यू जो y है हमारी वो क्या जा रही है, यानी या x, इस एक को ले लो और दूसरी को y ले लो, एक चेंज हो रही है वेरिएबल, ऊपर वाली वैल्यू देखें चेंज हो रही है और नीचे वाली कांस्टेंट है। सपोज करें ऊपर वाली y है और नीचे वाली x है, अगर मैं उसका रूल देखूं तो ठीक है। तो सम अप किया, देखिए 13 आउट ऑफ 20 प्लस 11 आउट ऑफ 20 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ हैं। अब इनको सम अप करें आप, तो सम अप करके ऐसे यहाँ से निकाले, कटिंग वगैरह करें तो 11/20 आता है आपके पास। अगर 11/20 आ गया आपके पास आंसर, वो कहता है द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर 11 आउट ऑफ 10। तो आपके पास जो आंसर आया यानी एवरेज निकली वो है हमारे पास 11 आउट ऑफ 20, यानी 11 मार्क्स जो हैं एवरेज स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं। Okay, जी, in the above example, the point to be noted was that all the marks were expressible as x per y, यानी x by y में था, where the denominator y was constant, यानी मैंने कहा y को कांस्टेंट, चलें आपकी मर्जी है किसको x रखते हैं किसको y रखते हैं, बस जो डिनोमिनेटर नीचे जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल टू 20, एंड हैंस इट वाज अप्रोप्रिएट टू कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन। यानी y नीचे वाली वैल्यू उसने ऊपर रूल में क्या बताया था, देखें y इज़ कांस्टेंट एंड x इज़ वेरिएबल। y डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट थी, जबकि ऊपर जो थी वो वैल्यूज़ चेंज हो रही थी। तो ये क्या यूज़ करेंगे आप, अरिथमेटिक मीन यूज़ करेंगे इसको कंप्यूट करने के लिए। ये रूल हमारा फॉलो हो गया। इसी तरह से hence it is appropriate to compute the arithmetic mean. Let us now consider a mathematical relationship exists between these three measures of central tendency. चलें जी, सेंट्रल टेंडेंसी का देखने से पहले मैं हार्मोनिक मीन की जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर हम ये नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट द हार्मोनिक मीन इज द अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज इन दो सिचुएशंस वेयर वैल्यूज आर गिवन एज x पर y, वेयर द नंबरेटर x इज कांस्टेंट और y इज वेरिएबल। यानी हमें बताया गया था कि x कांस्टेंट हो और y वेरिएबल हो यानी चेंजिंग हो, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। तो वन ऑन द फर्स्ट ओकेजन द इन्वेस्टर बाइज द शेयर्स एट द रेट ऑफ $45 अ शेयर, वो एक शेयर $45 का फर्स्ट ओकेजन में लेता है। हैंस वी कैन से दैट जो $45 हैं वो 1 शेयर के इक्वल हैं, यानी 1 शेयर 45 का आया। सपोज करें मैं देखना चाहती हूँ $1 में कितना आया, तो ये जो जूनियर क्लासेस में आप लोग 12 एग्स की इतनी प्राइस है तो 1 एग की फाइंड करें तो वो उसकी कितनी होगी, या इस तरीके से फाइंड करें आप। ये सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड की हुई हैं जूनियर क्लासेस में, तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि आपके पास 45 आपको गिवन है, तो 1 की फाइंड करनी है तो 45 नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपने क्या फाइंड करना था, डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना था, सपोज करें मैं फाइंड करना चाहती हूँ कि 18,000 जो है 18,000 के कितने शेयर्स आएंगे। तो मैं क्या करूँगी, 18,000 यहाँ लिखने के बाद यहाँ तो 1 शेयर की इतनी वैल्यू तो मल्टीप्लाई 18,000 कर दें, कटिंग वगैरह करके आपके पास 400 शेयर्स आएंगे। यानी $18,000 के कितने शेयर्स आएंगे, 400
शेयर्स आएंगे। इसी तरह से फर्स्ट ओकेजन कंप्लीट हो गया, अब सेकंड की बारी आ गई। ऑन द सेकंड ओकेजन द इन्वेस्टर बायज शेयर्स एट द रेट ऑफ $36 अ शेयर। सेकंड बारी में उसने क्या किया कि एक शेयर कितने का लिया, $36 का। सेम वही प्रोसेस आप अप्लाई करें। हैंस वी कैन से दैट $1 में कितना लिया, 1 डिवाइडेड बाय 36 शेयर हो गया। इसी तरह से $18,000 में देखें, आपके पास 1/36 मल्टीप्लाई 18,000 कटिंग करें तो 500 शेयर्स। यानी अगर मैं ये देखें $36 था हमारे पास, तो मेरे पास कितने आए, 500 शेयर्स। और जब मेरे पास $1.45 यानी 1 शेयर की प्राइस थी $45, तो मेरे पास आंसर आया $18,000 के 400 shares. Hence, in all, the investor spends 18,000 plus 18,000 is equal to 36,000 on. चले जी, पहले भी उसने देखें कितने का फाइंड किया, 18,000 का। दूसरे ओकेजन पर भी क्या किया, 18,000। तो आपके पास दोनों को सम अप करें तो $36,000 के कितने शेयर्स आएंगे। इसके कितने शेयर्स हैं, 400 प्लस कर दें 500 शेयर्स, दोनों को सम अप करें क्या आता है, 900 शेयर्स आते हैं। In other words, on the average, the investor buys 900 shares at the rate of 40 per share. 40 पर शेयर किस तरह से लिए, यानी आप प्राइस निकालते हैं, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। दिस इज़ सो बिकॉज $40 जो है उसको मल्टीप्लाई 900 करूं, या आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यानी आपके पास 36,000 आया है, तो उसको डिवाइड कर दो 900 से, या इस तरीके से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई थिंक आ जाएगा इसी तरह से 9 1s are 9, 9 4s are, ठीक है, 40 हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। डिवाइड करें तो आपके पास पर शेयर निकल आएगी वैल्यू, दोनों को डिवाइड करके। तो इसलिए वो कह रहा है 40 को मल्टीप्लाई करूँ 900 से, तो मेरे पास ये आता है। Now instead of carrying out all the above lengthy calculation, we find the harmonic mean yields the same result very quickly as shown below. अब देखिए कितना लंबा लेंथी प्रोसेस था। ये पहले 1 की शेयर की निकाली, फिर हमने उसको क्या किया, जितने शेयर 18,000 के डॉलर के फाइंड करने थे मल्टीप्लाई किया, फिर सम अप किया, फिर डिवाइड करके देखा। तो इससे अच्छा कि हम इस पर क्या अप्लाई कर लें, अरे हार्मोनिक मीन। The point to be noted here is that since at both occasions the money value of stock was 18,000, ये तो आपको पता है दोनों में स्टॉक में जो वैल्यू थी, मनी वैल्यू वो कितनी थी, $18,000। Hence the harmonic mean is the appropriate average to use, यानी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। चलें जी, फाइंड करें। रैशनल अगर देखा जाए, मेरे पास जो फॉर्मूला वैसे देखूं, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइस कैन बी डिफाइंड एज मनी वैल्यू पर यूनिट। प्राइस अगर किसी चीज़ की देखूं तो उसका फॉर्मूला ये आपके मैथ्स की इसी भी हैंड आउट्स में है, टोटल मनी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने मनी वैल्यू यानी 18,000 ले लें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 5 थे, 500 जितने भी थे वो डिवाइड कर दें आप। एंड इन दिस एग्जाम्पल द न्यूमरेटर मनी वैल्यू इज़ द सेम, यानी मनी वैल्यू 18,000 है, वो सारों में सेम है एट बोथ ओकेजन्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द न्यूमरेटर इज़ कांस्टेंट, नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स सब में सेम जाएंगे, यानी कांस्टेंट है। द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू प्राइसेस $45 एंड 30, देखें 45 36 चेंज है, जबकि मनी वैल्यू जो थी हमारी 18,000 वो दोनों के लिए सेम थी। इस कंप्यूटेड एज फॉर्मूला गिवन है। एन क्या है, टोटल वैल्यूज़ देखें 2 शेयर्स वैल्यूज़ गिवन है, 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैंने इसको कॉलम में टेबल में नहीं करी, सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 45 कर दें, प्लस कर दें, दोनों वैल्यूज़ का सम अप करना है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 36, तो दोनों को डिवाइड करें, सम अप करें, 2 पे डिवाइड करें, देखिए 40 आ गया। इतनी लेंथी कैलकुलेशन की बजाय हमने 2-3 लाइंस में इसको एक्सप्रेस कर दिया। Hence the average price that the investor has paid per share is $40, exactly the same result as what we arrived at a short while ago. जो हमारे पास पहले रिजल्ट आया था, सेम उसी तरह का हमारे पास रिजल्ट आ गया है विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हमने देखना है इसका रिलेशनशिप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ये जो ग्रेटर दैन लेस दैन के जो साइन है ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको दे देंगे तो उसमें से आपने इसको चूज़ करना होगा। ओके जी, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन्स इन दोनों से बड़ा होता है, यानी सबसे पहले ये है, यानी हार्मोनिक मीन से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन से भी बड़ा होता है अरिथमेटिक मीन, यानी उसकी वैल्यू, ठीक है। आप इसको फाइंड करके भी देख सकते हैं,
यानी ज़रूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता कि हार्मोनिक मीन स्मॉल ग्रेटर हो जाए ज्योमेट्रिक मीन से, नहीं हो सकता। क्या है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा किससे होता है, हार्मोनिक मीन से। इसकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसको अगर आगे पीछे लिखूँ, सपोज करें मैं ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन की जगह लिख देती हूँ और हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, तो ये जो एंगल ब्रैकेट है ना, ये जो फेस ओपन वाली, ये फिर इस साइड लिखनी पड़ेगी क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन ही ग्रेटर होगा, ठीक है, इससे। तो इसको देख लीजिएगा, ये किसी ना किसी तरह से उल्टा पुल्टा करके पूछा जा सकता है। We have considered the 5 most well-known measures of central tendency: arithmetic mean, median, mode, geometric mean, and harmonic mean. It is interesting to note that there are some other measures of central tendency as well. Two of these are the mid-range and mid-quartile range. इनमें से एक mid-range है, सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने ये पढ़ ली हैं 4-5, इसके बाद मिड रेंज और मिड क्वार्टाइल रेंज रह गई है। तो इसको पढ़ते हैं। इफ़ देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस विद x0 x0 बोल लें या x0 x0 बोल लें एंड xm एज देयर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली। तो एक स्मॉलेस्ट है, m मैक्सिमम हो गई। देन देयर मिड रेंज इज डिफाइंड एज x0 प्लस xm यानी मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय 2, जैसे रेंज फाइंड करते हैं। It is obvious that if we add the smallest value with the largest and divide by 2, we will get a value which is a more or less in the middle of the data set. ज़्यादा होगी या कम होगी लेकिन मिडल में ही आएगी क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हमने स्टार्ट वाली ले ली मिनिमम और एंड वाली ले ली, लेकिन मिड में आएगी, बाकी वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी। ओके जी, मिड क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड करनी है। ओके जी, इफ़ x1 x2 to xn are n observations with q1 and q3 as their first and third quartiles respectively, then their mid quartile range is defined as. तो मिड क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको कोई वैल्यू दे देते हैं मिड क्वार्टाइल रेंज या फिर मिड रेंज फाइंड करने को कहते हैं, तो आप लोग यही फार्मूला पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। Similar to the case of the mid range, if we take the arithmetic mean, देखिए arithmetic mean of upper and lower quartiles, upper यानी Q3 हो गया और लोअर क्या हो गया Q1, दोनों का सम अप लिया, we will obtain a value that is somewhere in the middle of the data set. The mid quartile range is also known as the mid range है, पता नहीं ये क्या वर्ड है, ठीक है, इसे कहते हैं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है जो हमने पहले किया था, एनी सच सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एवरेज। दीज क्वांटिटीज दैट रिप्रेजेंट द डेटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो क्वांटिटी जो डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 26। आई होप समझ आ गया होगा, अगर ना आए तो दोबारा सुन लेना या पूछ लेना, अगर टाइम हुआ तो जवाब दे दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास कर लिया करें। पता है मुझे कोई कह रही थी आप नहीं लेक्चर अपलोड कर रही तो मैं आपका चैनल लीव कर रही हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास करें। मेरे पास भी टाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है अपलोड करना। ओके जी, अगर आप चाहते हैं और भी लेक्चर असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, वहां से ले सकते हैं या फिर वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।